हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और इसमें अपन जो है कुलाइडी विलयनों के गुणधर्मों का अध्ययन कर रहे थे। तो आज का हमारा इसमें नया टॉपिक आता है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। देखिए, वैद्युत कण संचलन का मतलब होता है जब किसी कुलाइडी विलयन के अंदर इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो धारा प्रवाहित कराने पर कुलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं और कुलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना, इस घटना को हम नाम देते हैं वैद्युत कण संचलन। जैसे एक आपकी, इसको अपन एक प्रयोग के माध्यम से देखें। ये एक हमारी यू आकार की नली है और इस यू आकार की नली में हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा रखे। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गए और यहां हमने इसमें कुलाइडी विलयन को भरा हुआ है। ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड कुलाइडी विलयन, फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक कुलाइडी विलयन भरा हुआ है इसमें। अब हम इसमें जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कुलाइडी विलयन होता है, ये लाल भूरा कुछ विलयन होता है, लाल भूरा पीला इस तरह का कुछ विलयन होता है। तो ये जो आपका कुलाइडी विलयन है, जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो धारा प्रवाहित कराने पर एक ओर विलयन के रंग की तीव्रता में कमी होती है और दूसरी ओर विलयन के रंग की तीव्रता जो है बढ़ने लगती है। हमें कण गति करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे भाई, कण तो आकार में बहुत छोटे होते हैं, तो कण आपको गति करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? आपको रंग की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कुलाइडी विलयन के रंग की तीव्रता में आने वाला परिवर्तन दिखाई देगा। अब इसमें क्या होता है कि जो कुलाइडी कण होते हैं, उन कुलाइडी कणों के ऊपर धनावेश होता है और ये जो धनावेशित कण होंगे, ये धनावेशित कण आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। कणों पर धनावेश और धनावेशित कण गति करेंगे ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। आपको कण जाता हुआ नहीं दिखेगा, आपको तो केवल क्या दिखेगा? रंग की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन दिखाई देगा। तो इधर पर रंग हल्का होने लग जाएगा क्योंकि इधर की साइड से कुलाइडी कण हटने लग जाएंगे, तो इधर रंग हल्का होता जाएगा, इधर रंग की तीव्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये कुलाइडी कण इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो है इन कणों के आवेश का उदासीनीकरण कर देता है। जब कण इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या करता है? इन कणों के आवेश का उदासीनीकरण करता है और इस आवेश उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप ये कण वंडरवाल बलों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कण वंडरवाल बलों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया देखने को मिलती है। कुलाइडी विलयन आपको स्कंदित अवस्था में यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी कुलाइडी अवस्था नष्ट हो जाती है। तो ये जो क्रिया है, इस पूरी क्रिया को हम नाम देते हैं वैद्युत कण संचलन। तो जब भी किसी कुलाइडी विलयन में इलेक्ट्रोड लगा करके धारा प्रवाहित की जाती है तो कुलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है और कुलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन, इस घटना को हम नाम देते हैं वैद्युत कण संचलन। कुलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन घटना कहलाती है वैद्युत कण संचलन।
अब बेटा इस वैद्युत कण संचलन में दो प्रकार का संचलन होता है। जो धनावेशित कण होता है वो कैथोड की ओर जाता है, धनावेशित कण होगा तो कैथोड की ओर जाएगा, इसको कहा जाता है धन कण संचलन। और ऋणावेशित कण है तो आपका एनोड की ओर आएगा, और एनोड की ओर आने पर हम इसे नाम देते हैं ऋण कण संचलन। धनावेशित कण कैथोड की ओर धन कण संचलन, ऋणावेशित कण एनोड की ओर ऋण कण संचलन। अब जिस इलेक्ट्रोड पर आपको अवक्षेप मिलेगा उसके आधार पर हम जो है कुलाइडी कण के आवेश का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको अवक्षेप मिल रहा है कैथोड के ऊपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड के ऊपर अवक्षेप मिलने का अर्थ हुआ कि कुलाइडी कण के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, धनावेश होगा। और अगर ये अवक्षेप आपको जो है एनोड के ऊपर मिल रहा होता तो ये कम मिल रहा होता, जबकि कुलाइडी कणों का चार्ज क्या होता, ऋणावेश। तो इस तरह से जो वैद्युत कण संचलन होता है, इस वैद्युत कण संचलन की क्रिया के दो महत्व हैं। पहला महत्व, हम किसी कुलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कुलाइडी कणों के आवेश का निर्धारण कर सकते हैं। किसी कुलाइडी विलयनों में पाए जाने वाले कुलाइडी कणों के आवेश का पता लगा सकते हैं कि आवेश धनावेश है या आवेश ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश का निर्धारण किया जा सकता है। फिर दूसरा इसका महत्व, किसी कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण भी कराया जा सकता है। अगर हम कुलाइडी विलयन की कुलाइडी अवस्था को नष्ट करना चाहते हैं तब भी हम जो है यहाँ पर वैद्युत कण संचलन की क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था वैद्युत कण संचलन। देखिए वैद्युत कण संचलन मतलब कुलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन। अब बेटा इसके बाद में इसका अगला टॉपिक आता है, अलग से टॉपिक है अब इसका, कुलाइडी विलयनों का स्कंदन या अवक्षेपण। कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण। देखिए स्कंदन या अवक्षेपण जो है ये किस प्रकार होता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए कुलाइडी विलयन का, किसी कुलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कुलाइडी कणों का अवक्षेप के कणों में अर्थात बड़े आकार के कणों में परिवर्तन। किसी कुलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कुलाइडी कणों का बड़े आकार के कणों में परिवर्तन, या उसको कहा जा सकता है निलंबन के कणों में परिवर्तन, इस घटना को हम नाम दे सकते हैं कुलाइडी विलयन का स्कंदन या कुलाइडी विलयन का अवक्षेपण। अब ये जो अवक्षेपण की क्रिया होती है, ये अवक्षेपण की क्रिया कई प्रकार से कराई जा सकती है। एक तरीका मैंने अभी आपको बताया ही था, यहां पर वैद्युत कण संचलन, एक तरीका भी अपन देख रहे थे, वैद्युत कण संचलन, यह भी हमने पढ़ाई है। यहां पर वैद्युत कण संचलन में हमने क्या पढ़ा कि कुलाइडी कण के विलयन में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुलाइडी कण आपका विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंच करके स्कंदित या अवक्षेपित हो जाता है। कुलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर स्कंदित या अवक्षेपित हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। इसके बारे में हम अभी यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा तरीका आता है बेटा अपोहन। अब अपोहन बेटा किस प्रकार से कुलाइडी विलयन का स्कंदन कर सकता है। देखिए अपोहन की जो क्रिया है किसी कुलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की क्रिया है। अगर हम किसी कुलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कराना चाहते हैं तो हम कुलाइडी विलयन के साथ में अपोहन क्रिया कराते हैं। देखिए
इसमें अपोहन क्रिया में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं शुद्धिकरण वाले टॉपिक में। कुलाइडी विलयन को हमने चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बने हुए थैले में लटका दिया। ये मान लीजिए कुलाइडी विलयन है, इसके अंदर भरा हुआ है एक कुलाइडी विलयन। अब मान लीजिए कुलाइडी कण जो है, उन कुलाइडी कणों की सतह के ऊपर धनावेश है। अब ये कुलाइडी कणों के ऊपर धनावेश है, तो माध्यम में उतनी ही मात्रा में क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। माध्यम में उतनी ही मात्रा में ऋणावेश मौजूद रहेगा। अब जब हम इस विलयन को पानी में, इस थैले को पानी में मतलब पानी में लटका देते हैं, तो विसरण की क्रिया प्रारंभ होती है, और विसरण की क्रिया में आयन जो है धीरे धीरे बाहर आते हैं। ये एक ऋणायन बाहर आया। अब जैसे ये ऋणायन बाहर आएगा तो आवेश के संतुलन के लिए उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी बाहर आएगा। विसरण द्वारा जो माध्यम में मौजूद ऋणायन था वो बाहर आ गया, तो आवेश संतुलन के लिए ये जो धनायन था ना, ये भी बाहर आएगा। फिर और ऋणायन बाहर आए, आवेश संतुलन के लिए धनायन भी बाहर आया। तो इस प्रकार हमें क्या दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे कुलाइडी कणों पर पाया जाने वाला आवेश नष्ट होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। कुलाइडी कणों पर जो पाया जाने वाला आवेश होता है वो कुलाइडी कणों को स्थायित्व प्रदान करता है। अगर सभी कणों पर प्लस चार्ज है तो समान आवेश जो है कणों को प्रतिकर्षित करेगा, और उस प्रतिकर्षण के कारण से कण एक दूसरे से दूर दूर बने रहते हैं और विलयन आपका स्थायी बना रहता है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि विसरण की क्रिया के माध्यम से पहले तो माध्यम से आयन बाहर निकले, और जैसे जैसे माध्यम से आयन बाहर निकलेंगे आवेश संतुलन के लिए कुलाइडी कण के आवेश में कमी आने लगेगी। और जब कुलाइडी कण का आवेश कम होता है तो धीरे धीरे कुलाइडी कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जैसे ये कण आपस में जुड़ेंगे आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण की घटना संपन्न हो जाएगी। तो यदि अपोहन ज्यादा मात्रा में किया जाए, थोड़ी मात्रा में अपोहन विलयन को शुद्धिकरण प्रदान करता है, विलयन का शुद्धिकरण करता है। लेकिन अगर हम लगातार अपोहन कराते जाएं तो आवेश पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही आवेश समाप्त होगा कण एक दूसरे से जुड़ेंगे, और कणों के जुड़ने का मतलब हुआ स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से अधिक मात्रा में अपोहन करा करके, अधिक मात्रा में अपोहन करा करके किसी कुलाइडी विलयन के आवेश का उदासीनीकरण किया जा सकता है, और इसके कारण से कुलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण संपन्न हो जाता है। बेटा तीसरा प्रकार आता है विद्युत अपघट्य मिलाकर। अब बेटा विद्युत अपघट्य मिलाने से क्या होता है, जब भी कुलाइडी विलयन के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के वे आयन, विद्युत अपघट्य पदार्थ के वे आयन जो कुलाइडी कणों से विपरीत आवेश रखते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ के वे आयन जो कुलाइडी कणों से विपरीत आवेश रखते हैं, वे कुलाइडी कणों के आवेश का उदासीनीकरण करेंगे। और जब कुलाइडी कणों के आवेश का उदासीनीकरण हो जाता है तो आवेश उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा, आवेश उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा जो है कुलाइडी कण एक दूसरे से जुड़ते हैं, और कुलाइडी कणों के जुड़ने पर आकार बड़ा हो जाता है, और आकार बढ़ने की जो घटना होती है इस घटना को हम कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। तो इस प्रकार से भाई विद्युत अपघट्य को मिलाने पर स्कंदन या अवक्षेपण संपन्न होता है। एक बार हम इसे दोबारा देखें, जब भी हम किसी कुलाइडी विलयन के अंदर
किसी विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो विद्युत अपघट्य में दोनों प्रकार के आयन होते हैं, धनायन भी होते हैं, ऋणायन भी होते हैं। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा जो कुलाइडी कण होते हैं उन कुलाइडी कणों के आवेश का उदासीनीकरण किया जाता है। जैसे अगर कुलाइडी कणों पर प्लस चार्ज है तो विद्युत अपघट्य के ऋणावेशित आयन उदासीनीकरण करेंगे, और अगर कुलाइडी कणों के ऊपर माइनस चार्ज है तो फिर उस अवस्था में विद्युत अपघट्य के धनावेशित आयन जो है वो उदासीनीकरण क्रिया को करेंगे। तो विद्युत अपघट्य का वह आयन जो उदासीनीकरण की क्रिया करता है या स्कंदन क्रिया करता है, उस आयन को हम जो है नाम देते हैं अवक्षेपण आयन या सक्रिय आयन या स्कंदन आयन। तो विद्युत अपघट्य का वह आयन जो अवक्षेपण क्रिया को कराता है, स्कंदन क्रिया को कराता है, उसको हम कहेंगे अवक्षेपण आयन या सक्रिय आयन या स्कंदन आयन। और इसका जो आवेश होता है वो हमेशा कुलाइडी कण के आवेश का विपरीत आवेश होता है। जैसे आपका आर्सेनियस सल्फाइड का कुलाइडी विलयन है का ऋणावेशित कुलाइडी विलयन। तो अब हम इसका अवक्षेपण कराना चाहते हैं, तो अवक्षेपण कराने के लिए हम इसमें विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड यहां पर कार्य कर रहा है किसका? विद्युत अपघट्य का। अब जब ये आपका बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड का विलयन जो है उसके अंदर दो प्रकार के आयन होंगे, एक तो होता है बेरियम आयन और एक होता है क्लोराइड आयन। अब आपका जो कुलाइडी विलयन है उसमें कुलाइडी विलयन में कुलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश है। तो जब कुलाइडी कणों के ऊपर ऋणावेश होगा तो स्कंदक आयन का काम करेगा बेरियम। अवक्षेपण की क्रिया को संपन्न कराने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पर बेरियम जो है अवक्षेपण क्रिया को संपन्न कराने का कार्य करेगा। कैसे करता है वो देखें। जैसे आपका आर्सेनियस सल्फाइड है, तो आर्सेनियस सल्फाइड पर जो इसका ऋणावेश आता है, ये ऋणावेश सल्फाइड आयनों के अधिशोषण के कारण से आता है। ऋणावेश का उत्पन्न होना सल्फाइड आयनों के अधिशोषण के कारण से होता है। अब आपने विद्युत अपघट्य मिलाया तो विद्युत अपघट्य का जो बेरियम आयन है, ये बेरियम आयन यहां सक्रिय आयन या स्कंदक आयन या उर्णन आयन भी बोल देते हैं इसको, उर्णन आयन का कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है? ये आपका आर्सेनियस सल्फाइड, ऋणावेशित कोलाइड और ये बेरियम आयन, ये इसके चारों तरफ इकट्ठा होता है, सल्फाइड आयन के आवेश का उदासीनीकरण कर देता है। और जब सल्फाइड आयन के आवेश का उदासीनीकरण हो जाएगा तो आपके कुलाइडी कण जो होंगे वो एक दूसरे से जुड़ने लग जाएंगे और जुड़ करके बड़े आकार के अवक्षेप कणों का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर विद्युत अपघट्य को मिलाकर के स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया को कराया जा सकता है। इसके संबंध में बेटा एक नियम आता है, हार्डी एवं शुल्ज का नियम। स्कंदन के संबंध में एक नियम है, हार्डी एवं शुल्ज नियम। अब देखिए नियम क्या कहता है। नियम के दो बिंदु हैं। पहला बिंदु, विद्युत अपघट्य का वह आयन जिसका आवेश कुलाइडी कणों के आवेश का विपरीत है। विद्युत अपघट्य का वह आयन जिसका आवेश कुलाइडी कणों के आवेश का विपरीत है, उसे कहा जाता है स्कंदक आयन या उर्णन आयन या अवक्षेपण आयन। अगर कुलाइडी कण पर प्लस चार्ज
तो विद्युत अपघट्य का ऋणावेशित आयन स्कंदन आयन का कार्य करेगा। तो विद्युत अपघट्य का वह आयन जिसका आवेश विपरीत होता है, कुलाइडी कण के आवेश का विपरीत होता है, उसको हम बोलते हैं स्कंदक या उर्णमय। और जो मुख्य बात आती है वो ये आती है कि जैसे जैसे स्कंदक आयन या उर्णन आयन के आवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, आवेश बढ़ने के साथ साथ उनकी स्कंदन क्षमता का मान बढ़ता है। स्कंदन आयन के आवेश के बढ़ने पर स्कंदन क्षमता में वृद्धि होती है। आवेश के बढ़ने के साथ साथ स्कंदन क्षमता के मान में वृद्धि होती है। अब बेटा इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एक आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलाइडी विलयन है। ये जो है एक धनावेशित कोलाइडी विलयन। अब ये जो धनावेशित कोलाइडी विलयन है, ये विलयन जो है इसके स्कंदन का कार्य करेगा कोई विद्युत अपघट्य। अब मान लीजिए हमारे पास विद्युत अपघट्य के रूप में एक तो है पोटेशियम क्लोराइड, ये विद्युत अपघट्य है। एक पोटेशियम क्लोराइड है, एक आपका पोटेशियम सल्फेट है, एक पोटेशियम फॉस्फेट है, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें स्कंदन आयन का कार्य कौन करेंगे? देखिए यहां पर Cl माइनस, सल्फेट माइनस, फॉस्फेट माइनस और फेरोसाइनाइड माइनस, ये आपके स्कंदन आयन का कार्य करेंगे। अब हार्डी-शुल्ज का नियम क्या कहता है? आवेश के बढ़ने के साथ स्कंदन क्षमता में वृद्धि होती है। तो अगर हम इनकी क्षमताओं की तुलना करें तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होगी? फेरोसाइनाइड आयन की क्षमता ज्यादा होगी, कारण ऋणावेश की मात्रा अधिक। फेरोसाइनाइड आयन के ऊपर ऋणावेश की मात्रा के अधिक होने के कारण से इसकी क्षमता जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, और क्लोराइड आयन के ऊपर ऋणावेश की मात्रा सबसे कम होने के कारण से इसकी स्कंदन क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो इस तरह से अगर हम कहें इनमें सर्वाधिक प्रभावी विद्युत अपघट्य की बात करें तो सर्वाधिक प्रभावी विद्युत अपघट्य जो है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड होगा, और सबसे कम प्रभावी विद्युत अपघट्य जो है वो आपका जो है यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है विद्युत अपघट्यों में कौन सा विद्युत अपघट्य ज्यादा प्रभावी है उसका निर्धारण हार्डी एवं शुल्ज के नियम के अनुसार कर सकते हैं।